Namaskar friends, cheer up. Now UPSC has come up with LDCE examination for section officers and stenographers. बहुत लंबे समय से इंतज़ार में किया हुआ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है एलडीसीई एग्ज़ाम, उसका नोटिफिकेशन अभी आज ही इशू किया गया है. टुडे इटसेल्फ यूपीएससी हैज़ इशूड नोटिफिकेशन फॉर limited departmental competitive examination for the post of sections officers and stenographers. कौन कौन से डिपार्टमेंट का है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, रेलवे बोर्ड, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ईएसआईसी. For these 6 departments, UPSC is going to conduct very shortly LDC for that quota, whatever quota is up to 2018. सो इसमें क्या है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सेक्शंस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेक्शन ऑफिसर, रेलवे बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट सेक्रेटरी, इंडियन फॉरेन सर्विस प्राइवेट सेक्रेटरी, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में प्राइवेट सेक्रेटरी, रेलवे सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर, ईएसआईसी, आर्म्ड फोर्सेस, ईएसआईसी मतलब ईएसआईसी में प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट डायरेक्टर, ईएसआईसी में असिस्टेंट डायरेक्टर और प्राइवेट सेक्रेटरी का है. और आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी सेक्शन ऑफिसर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी का है. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी सेक्शन ऑफिसर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी का है. और इसी तरह आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी है. तो इतने डिपार्टमेंट का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है. किस ईयर का? 2018 का. ठीक है, तो 2018 ईयर का ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और आज 9 नवंबर है और आज ही के दिन इसको यूपीएससी ने नोटिफाई किया है. यूपीएससी इसमें फर्स्ट सेंटेंस में शुरू कर रहा है कि एग्ज़ाम शुड बी कमेंसिंग ऑन 11 मार्च. 11 मार्च 23 को एग्ज़ाम होगा. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट काउंटिंग योर डेट ऑफ एग्जामिनेशन. डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन फिक्स्ड बाय यूपीएससी 11 मार्च 2023 एट चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड नागपुर लोकेशंस. only 5 locations: Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai and Nagpur locations. So exam center will be at 5 locations. However, UPSC reserves the right to change the examination center if number of candidates are varying. इसके बाद से इसमें क्या दिया है? जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी पर जो पीए के लिए अप्लाई कर लिए हैं, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, उनको क्या है? शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा वो दिल्ली ही होगा. शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कैरिड आउट ओनली एंड ओनली एट दिल्ली सेंटर फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर पीएस और स्टेनोग्राफर. अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात यह है कि सिंस नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन वेरियस कैटेगरी हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड बाय कंसर्न कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़. मतलब इन 6 डिपार्टमेंट ने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं इन्होंने फाइनल लिस्ट यूपीएससी को नहीं भेजा है. इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर नोटिफाई नहीं की गई है. जितनी भी वो डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा, हो सकता है कि ईएसआईसी एक एडेंडम एक करेक्शन ला करके और बताए. ये 11 वैरायटी है, 11 कैटेगरीज है और 11 कैटेगरीज में किसी एक में, किसी 2 में, किसी 3 में, जिसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, वी कैन अप्लाई in 1 or more categories. So first category starts from central secretariat and 11th category is assistant director ESIC. So what UPSC says, a candidate who is eligible for more than one category of services and wishes to compete for both need fill in only one application. So application will be only one. If you wish to compete for 2 or 3 category, you can.
but application form will be only one, and in that application form you have to select for which department you are willing to compete. Last date for receipt of application. So two things are mentioned here. First of all, application will be uploaded online. So online application will be uploaded, number one. Number two, printed copy of that online uploaded printer online uploaded form to be routed through their head of department, and that too from 9th November to 29th November is the online. For online, today started 9th November to 29th November is the date for online application up to evening 6 o'clock. And hard copy duly filled up, duly fulfilled by department should reach to UPSC by 15th December. So within 1 month everything has to be completed. ESIC further takes so many conditions. So here e-admit card, they are telling that e-admit card will be uploaded on the site and can be downloaded 3 weeks prior to the date of commencement of the examination. That means in March examination is there, so February 2nd week probably e-admit card will be uploaded on the site and it can be downloaded. ESIC say, UPSC says that hard copy printout routed through the department is the duty of the applicant. UPSC is not responsible for not reaching or late reaching the application. So it's a duty of the applicant to ensure that their printed application with requisite documents are going to UPSC before ड्यू डेट बाय द डिपार्टमेंट से यूपीएससी को एक आपका एप्लीकेशन हार्ड कॉपी एप्लीकेशन जो है 15 दिसंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए, और ये यूपीएससी की कोई गारंटी नहीं है, हमारी ही गारंटी है। यूपीएससी एक और अंडरटेकिंग ले रहा है कि चेंज ऑफ रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन्ड। सो चेंज सेंटर जो है एकदम सोच समझ करके चुनना है, चेंज ऑफ सेंटर का रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यूपीएससी ये भी कह रहा है कि ऐसा है कि जो भी कुछ आप दे रहे हैं वो प्योरली आप अपने अंडरटेकिंग पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अंडरटेकिंग पे एप्लीकेशन भर रहे हैं, और किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट किसी भी स्टेज पे अगर यूपीएससी को ये लगता है कि यू आर नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन कैंडिडेचर फॉर द एग्ज़ाम विल बी कैंसल्ड बाय द कमीशन। इसलिए बढ़िया से कंडीशन समझ करके ही अप्लाई करना है। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो साथ में ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड और ई एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया गया ये दोनों साथ में होना चाहिए। यूपीएससी इज गिविंग वन मोर क्लेरिफिकेशन दैट वेर एवर यू आर साइनिंग, जितने जगह आप साइनिंग कर रहे हैं, जितने जगह आप सिग्नेचर पुट कर रहे हैं, ऑल सिग्नेचर शुड बी आइडेंटिकल। यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, फिर इन दैट सिचुएशन यूपीएससी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो एनी डेविएशन, एनी वेरिएशन इन दैट सिग्नेचर may lead to cancellation of candidature. So be careful while signing. Signature at all places should be identical. Then crucial date, it is given that permanent or regularly appointed temporary officers, so those who are on regular service, it is not talking about any other things, those who are on regular service in that departments and they fulfill the minimal criteria at the crucial date of eligibility. What are the minimum eligibility criteria? Length of service and educational qualification. Length of service plus educational qualification. These two things should be complete
before crucial date of the eligibility, and crucial date of eligibility is 1st July 2018. Before, that means length of service should be counted before 1st July 2018, and educational qualification whatever is asked, that should be considered before 1st July 2018. So anything which is going beyond 2018, 1st of July 2018, they are not eligible. Repeat, candidates, those who are fulfilling the minimum criteria for eligibility on 1st July 2018, they are eligible. Those who are fulfilling beyond this date, they are not eligible to apply for this examination. So crucial date for eligibility is 1st July 2018. अब लगभग 4 साल पहले की बात हो रही है, अभी हम नवंबर 2022 में है. सो लगभग 4 साल पहले 2018 जुलाई 1 जुलाई ये इसका कट ऑफ डेट है. सो इसमें क्या है, कैटेगरी जितने हैं हर कैटेगरी के अनुसार इसके कुछ मिनिमम सर्विसेज इसमें दिया हुआ है. कैटेगरी 1 के लिए 5 ईयर सर्विसेज चाहिए, कैटेगरी 2 के लिए 5 ईयर सर्विसेज चाहिए, कैटेगरी 3 के लिए 5 ईयर सर्विसेज चाहिए, कैटेगरी 4 के लिए 3 ईयर सर्विसेज चाहिए, कैटेगरी 5 के लिए कैटेगरी 3 जो है पर्सनल असिस्टेंट का है, पीए का है. कैटेगरी 5 के लिए 5 ईयर सर्विसेज चाहिए. अगेन जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए 3 ईयर्स का सर्विसेज चाहिए. और स्टेनोग्राफर रेलवे में 5 ईयर्स के लिए सर्विसेज चाहिए. स्टेनोग्राफर आईबी में 5 ईयर्स के लिए सर्विस चाहिए, नॉट लेस देन 4 ईयर्स की सर्विस चाहिए. और नॉट लेस देन 3 ईयर्स जो है ईएसआईसी में पीए के लिए चाहिए. और नॉट लेस देन 5 ईयर्स आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर में सेक्शन ऑफिसर्स के लिए चाहिए. और नॉट लेस देन द एम्प्लॉयज इन द ग्रेड ऑफ सोशल सिक्योरिटी विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस. So as far as category 11 is concerned, category 11 में असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी के लिए रिक्रूटमेंट है. और इसमें जिनकी सर्विस 2 साल हो चुकी है ईएसआईसी में एज एसएसओ जो 2 साल 1 जुलाई 2018 को कर रह चुके हैं. 1 जुलाई 2018 मीन्स 1 जुलाई 2016 से पहले, 1 जुलाई 2016 से पहले जो एसएसओ एज एसएसओ ज्वाइन किए हैं, प्रमोट हुए हैं इन ईएसआईसी, दे आर एलिजिबल. जो 1 जुलाई 2016 से पहले हैं, दे आर एलिजिबल फॉर कैटेगरी 11 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर. अब इसके रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस में क्या है, 500 मार्क्स का रिटेन एग्जामिनेशन ये कह रहे हैं. 500 मार्क्स के रिटेन एग्जामिनेशन होंगे. और 100 मार्क्स जो है हमारा जो सर्विस रिकॉर्ड जो हमारा डिपार्टमेंट जो देगा उसके बेसिस पे इवेल्युएट होगा. दैट मीन्स 500 फ्रॉम रिटेन एग्जामिनेशन एंड 100 मार्क्स फ्रॉम आवर service records. So total 600 marks will be taken care of for the purpose of the examination. So इसमें क्या क्या होने वाला है, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज of Constitution of India, machinery of government, practice, procedure in parliament, knowledge of RTI. ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का होगा. ठीक है. Procedure and practices in Government of India Secretariat and attached offices, general finance and service rules duly taking into account the requirement of relevant category of services. जिसका जो कैटेगरी होगा उसके अनुसार उस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स का है. कहने का मतलब कि ऊपर वाला ये जो है कॉमन है सबके लिए, दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल. दिस may change from category to category. Question paper may vary from category to category. Then noting and drafting precise writing for 200 marks, that is common for all. And 100 marks for evaluation of record of services, common for all. So total maximum marks is 600. Merit list will be made out of 600.
So there is no general English, there is no mathematics, only general studies are there. General studies includes many things, and GK is there, Constitution of India, Machinery of Government Practices, RTI is there. So most of the classes has been conducted, and remaining classes will be conducted in due course. Penalty for wrong answers. Since MCQ questions are there, so negative marking has been given. Negative marking, what it tells, it says 1/3 of the marks will be deducted. 1/3 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty. सो जो कुछ कोई भी तुक्का मार नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर देना है. अगर जानते हैं तो दीजिए, नहीं जानते हैं तो नहीं दीजिए. एक और बड़ा ब्यूटीफुल चीज़ इसमें दिया गया है. इसमें और एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल चीज़ क्या दिया गया है कि 5% डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन रिटेन सब्जेक्ट विल बी मेड फॉर इलीजिबल हैंड राइटिंग. ये जो हैंड राइटिंग वाली बात आ रही है ना, इसमें ये नोटिंग ड्राफ्टिंग में हैंड राइटिंग आएगा, ये प्रोसीजर में हैंड राइटिंग आएगा. तो अगर हैंड राइटिंग आपकी लीजिबल नहीं है, गंदी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी नहीं है, जो इवेल्युएटर है उनको पढ़ने में परेशानी आ रही है, तो स्टेट वे वो 5% मार्क्स कट कर देंगे. सो आज से ही हैंड राइटिंग सुधारना भी शुरू कर दीजिए. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कैंडिडेट शुड यूज ओनली इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स. ये 1 2 3 4 जो हम इंटरनेशनल फॉर्म यूज करते हैं, दिस नंबर्स विल बी यूज्ड. तो बस इतना ही इसमें है. और आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये लगभग इन सारे सिलेबस का हम क्लास बहुत जल्दी इसी चैनल पर SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं. सो ऑल क्लासेस फॉर दिस LDCE विल बी कंडक्टेड एट SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल. So what you should do, you should subscribe now onwards. Please subscribe and press bell icon on so that as and when the classes are uploaded you can get the notification. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, UPSC हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका दे रही है, एक बहुत बड़ा मौका दे रही है रेगुलर AD बनने के लिए. ESIC में तो रेगुलर AD बनना एक बहुत बड़ा दूर की बात हो गया है. तो रेगुलर AD बनने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है. कुछ लोग हैं जो बनेंगे. वो लकी कैंडिडेट्स हम भी हो सकते हैं, और वो लकी कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं. सो व्हाई कांट यू प्रिपेयर? So please do apply now itself and start preparing for Assistant Director UPSC ESIC examination. We'll meet in the next class. Till then, bye bye. Namaskar.